मैं हूं मैं। वो गया क्या? हाँ, दिनेश पहले उधर गया फिर ऊपर गया। हाँ निपेन बोलो। अच्छा। लेकिन मुझे हर बात की खबर देते रहना, ठीक है? रूना जी। मेरा गला सूखा जा रहा है, एक गिलास पानी लेकर आ। कुमार साहब, मैं इतने दिनों से आपको देख रही हूँ। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। आप परेशानी में रहते हैं तो मुझे भी परेशानी हो जाती है। आप सच सच बताइए, क्या हुआ है आपको? मुझे कुछ नहीं हुआ। दिनेश डॉक्टर श्याम के घर के अंदर घुस गया। हाँ। लेकिन अंदर क्या कर रहा है, दिलीप और निपेन को इस बात की कोई खबर नहीं है। दिलीप के कहने के मुताबिक शायद वो मौका ढूंढ रहा है, क्योंकि वहां पुलिस का पहरा है ना। अब तक कोई हादसा नहीं हुआ, ये तो अच्छी बात है। आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? टेंशन मत लीजिए। दिनेश काम का आदमी है, वो काम करेगा ही। और उसके साथ हमारे दिलीप और निपेन भी तो है ना। हाँ रूना, ये सच है कि वो काम का आदमी है, इस पर मुझे कोई शक नहीं है। लेकिन अब तो हर पल मेरे लिए तनाव का ही रहेगा, चाहे तुम मुझे कितना भी समझाओ। जब तक वो लोग वापस नहीं आते, मुझे चैन नहीं मिलेगा। आप कुछ देर आराम कीजिए, मैं आपके लिए एक गिलास पानी लेकर आती हूँ। मैं आराम से कैसे बैठूं रूना, कैसे बैठूं? इतने दिनों का ख्वाब मेरा आज हकीकत बनने जा रहा है। अगर ये काम हो गया तो मैं राजा बन जाऊंगा और तुम मेरी रानी बनोगी। अपना एक खुशहाल जहान होगा, और हमारी खुशी के लिए तो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं। मैं देख रही हूँ कुमार साहब, आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। आप सिर्फ कुछ देर इंतजार कीजिए, आपको आपकी खुशखबरी मिल जाएगी। हारूना, हाँ, मुझे पूरा यकीन है, आज मुझे अच्छी खबर जरूर मिलेगी। Stupid. दिलीप, फोन उठाने में इतनी देर क्यों लगाते हो? अच्छा, अब वहां के हालात कैसे हैं ये बताओ। क्या क्या? अच्छा ठीक है।
रूना, हाँ, मेरी परेशानी और भी बढ़ गई है। दिनेश घर के अंदर क्या कर रहा है अभी तक उन दोनों को कोई खबर नहीं है, पर शुक्र है कोई हादसा नहीं हुआ है। आप परेशान क्यों हो रहे हैं? अगर वो भी आपकी तरह परेशान होते तो कब के बेहोश हो जाते। सब्र रखिए कुमार साहब, दिनेश कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है। नहीं रूना, इस काम में ज्यादा वक्त की जरूरत नहीं है, लेकिन उसने ज्यादा वक्त लिया है। अब तक तो काम हो जाना चाहिए था। पता नहीं आखिर क्या कर रहा है। अब तो मेरा दिमाग भी काम नहीं कर रहा है। आप पानी पिएंगे क्या? पानी पीने से रिफ्रेश हो जाएंगे, टेंशन दूर हो जाएगी, थोड़ा बहुत आराम भी मिलेगा। रुको, मुझे क्या बच्चा समझ रखा है? जब कोई बच्चा रोता है तो उसे एक चॉकलेट देने से उसका रोना बंद हो जाता है। मैं बच्चा नहीं हूं, मुझे पानी वानी की जरूरत नहीं है। मैंने आपसे ऐसा क्या कह दिया? आपकी भलाई के लिए ही तो कह रही हूँ। इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता कुमार साहब। ठीक है ठीक है, मेरा बुरा मत मानना, मैं बहुत टेंशन में हूं ना। थोड़ी देर मुझे ठंडे दिमाग से सोचने दो, शायद कोई हल निकल आए। कौन हो तुम? देखा नहीं कौन हूँ मैं आपका मौत हूँ। चिल्लाने की कोशिश मत कीजिए, दरवाजा बंद है और आपकी आवाज बाहर नहीं जाएगी, इसलिए जो मैं कहता हूँ आप वही कीजिए। अगर आप नहीं करेंगे तो आपके साथ क्या होगा ये मैं बोलने की जरूरत नहीं समझता, क्योंकि आप एक समझदार आदमी हैं। मेरी इजाजत के बिना मेरे अपने घर में कोई भी आने की हिम्मत नहीं करता और तुम मेरी इजाजत के बिना यहाँ आकर मुझे ही धमकी दे रहे हो। अगर मैं चाहूँ तो अपने पहरेदारों से अभी तुम्हें धक्का मारकर बाहर निकलवा सकता हूँ। ये बात तुम्हें पता है कि नहीं? डॉक्टर श्याम, मैं आपकी बात सुनकर परेशान हो गया हूँ। आपको शायद मालूम नहीं, इतनी रात को मैं आपके इस तजर्बा खाने में मुलाकाती बनकर नहीं, बल्कि एक खास काम के लिए आया हूँ। तुम्हारे काम के बारे में मुझे जानने की जरूरत नहीं है। बेहतरी इसी में ही है कि तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मुझे अपने पहरेदारों को बुलाना पड़ेगा। जाओ यहाँ से। ये देख रहे हैं डॉक्टर श्याम, अगर आपने चिल्लाने की कोशिश की तो मुझे इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, इसलिए बेहतर है कि आप चुप रहिए। समझ गए डॉक्टर श्याम? हाथ में छुरी लेकर तुम्हारे यहाँ आने का मतलब क्या है? अब आप लाइन पर आ गए। आपके पास जो ये गणेश की मूर्ति है, ये मूर्ति मुझे चाहिए। ये नामुमकिन है। मुमकिन है या नामुमकिन है, ये आपको अभी पता चलेगा। किसी भी हालत में मैं तुम्हें ये मूर्ति नहीं दे सकता। हुकूमत ने ये मुझे तफ्तीश के लिए दी है। हुकूमत के साथ बेईमानी करने का मतलब है आम आदमी के साथ बेईमानी करना। ये मैं हरगिज नहीं कर सकता, ये मेरे लिए नामुमकिन है। नामुमकिन को मुमकिन बनाना मुझे अच्छी तरह से आता है। दीजिए। नहीं दूंगा। दीजिए। नहीं नहीं। तो ये मेरी शोहरत, मेरी शख्सियत मैं तुम्हारे हाथ में सौंप नहीं सकता। मूर्ति मुझे दे दीजिए, नहीं तो मैं जानवर बनने पर मजबूर हो जाऊंगा डॉक्टर श्याम। तुम तो जानवर पहले से हो ही। मूर्ति मुझे देंगे या नहीं, मैं बार बार नहीं पूछूंगा, देंगे या नहीं। मैंने कहा ना नहीं दूंगा, इसका मतलब है नहीं दूंगा। मेरे बदन में एक बूंद खून रहने तक ये मूर्ति मैं तुम्हें नहीं दूंगा। लगता है मुझे जानवर बनना ही होगा। पापा,
ये तो पापा की आवाज है। क्या हुआ होगा? पापा? 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 क्या सुनंदा, क्या कहा तुमने? सर को किसी ने मार डाला? नहीं नहीं सुनंदा, तुम हौसला रखो, बिल्कुल फिक्र मत करो। मैं भी आ रहा हूं। हाँ सुनंदा। सुनंदा, थोड़ा सब्र रखो, हम हैं ना तुम्हारे साथ। अपने आप को अकेला मत समझो। अंकल, ये कैसे क्या हो गया? मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला। मेरे आंखों के सामने ये कैसे हालात हो गए? मैं कैसे सब्र करूं अंकल? आप ही बताइए। अभी हम तुमसे कुछ नहीं सुनना चाहते। पहले अपने आप को होश में लाओ, बाद में हम तुम्हारी बातें सुनेंगे। जब मैं छोटी थी तब माँ गुजर गई और आज पापा को किसी ने कत्ल कर दिया। मैं तो यतीम हो गई अंकल। सुनंदा, हम हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। ये मत सोचो कि तुम्हारे रोने से तुम्हारे पापा वापस चले आएंगे। सुनंदा, तुम्हारे पापा आसार कदीमा के एक अच्छे आलिम थे। उनके साथ मेरा और अमल का अच्छा रिश्ता था। इस हादसे के बाद हम भी बहुत मायूस हैं सुनंदा। आप लोगों को मेरे पापा के कातिल को पकड़ना ही होगा। तुम फिक्र मत करो सुनंदा, पुलिस कातिल को जरूर पकड़ेगी। अब हम तजुर्बा कहाँ चलेंगे? जहाँ कत्ल हुआ है, एक बार वो जगह देखना अच्छा होगा। हाँ चलिए। चलो। ठीक है। सुनंदा, सुनंदा, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? वरुण, मैंने जो सोचा था वही हुआ। ये मूर्तियाँ हमारे लिए खतरा बन गई। रुको सुनंदा, फोन पर तो मुझे एतबार ही नहीं हो रहा था ऐसे हालात होंगे। ऐसा तो मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। अगर उसे मूर्ति ही चाहिए तो ले जाते। पापा को मारने की क्या जरूरत थी? इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है सुनंदा। इन हालात ने मेरे दिल को बहुत चोट पहुंचाई है। इतने दिनों से हमें जिस बात का डर था, आज वही हो गया। पापा को मैंने पहले ही मना किया था और मेरे साथ साथ तुमने भी मना किया था, लेकिन पापा ने नहीं माना। अगर माना होता तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। सर कितने बजे तक तजुर्बा गाह में थे? 1 या 2 बजे तक थे। पहले मैंने उन्हें कभी इतनी रात तक काम करते हुए नहीं देखा। तुम्हें गलतफहमी हुई है सुनंदा। सर हमेशा देर रात तक काम करते थे। तुम्हें दिखाने के लिए सर बिस्तर पर चले जाते थे, पर तुम्हारे सोने के बाद सर वापस काम पर लौट आते थे। और ये बात सर ने एक दिन मुझे खुद ही बताई थी। लेकिन तुमने तो ये बात मुझे पहले कभी नहीं बताई। सर ने तुम्हें कहने के लिए मना किया था। हाँ, मुझे याद आया। सिपाही ने भी मुझे ये बात पहले बताई थी। सुनंदा, चाहे जो भी हो, हमें सर के कातिल को पकड़ना ही होगा। और इसके लिए मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा और न ही चुप बैठूंगा।
सर, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। लाश की कुछ तस्वीरें भी ली गई हैं और साथ ही हत्यारे के पैरों के निशान और उंगलियों के निशान भी हमें मिल चुके हैं सर। ठीक है, सभी सबूतों की फाइल बनाकर मेरे पास भेज देना। जी सर, तस्वीर वाले शायद कल तस्वीर दे देंगे। अगर मिल गई तो मैं पूरी फाइल तैयार करके आपके पास भेज दूंगा। ठीक है। अच्छा, लाश के साथ कौन गया? नजीर राजेन गया है सर। वो लोग पूरी हिफाजत के साथ लाश को ले गए हैं। गुड। सर, अब मुझे चलना चाहिए। पोस्टमार्टम के लिए मुझे भी जाना होगा। आप क्या कहते हैं सर? ठीक है, जाओ। जब जिंदा थे तो हिफाजत नहीं दे पाए, अब मरने के बाद हिफाजत देने का क्या फायदा? आप लोगों के महकमे के बारे में सुनकर मुझे हंसी आती है। ऐसा वाकया गुजरेगा मैंने सोचा भी नहीं था। उन्हें पूरी तरह से हिफाजत में रखने की जिम्मेदारी पुलिस डिपार्टमेंट ने ली थी, फिर भी ये कैसे हो गया? ये पुलिस डिपार्टमेंट की नाकामयाबी की पहचान है या नहीं? इस बारे में मैं कोई राय नहीं देना चाहता, लेकिन एक बात सही है, पूरे हालात एक मुसीबत, एक आफत है। ये कोई जलील आदमी ही कर सकता है। डॉक्टर श्याम की मौत से हमें बहुत नुकसान हुआ है। ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन एक बात से मैं परेशान हूँ। डॉक्टर श्याम की तजुर्बागाह में तहकीक करने के लिए हुकूमत ने इस मूर्ति को भेजा। ऐसी बेशकीमत सोने की मूर्ति हुकूमत ने बगैर हिफाजत के भेजी। इससे क्या जाहिर होता है? नहीं अमल, हिफाजत का इंतजाम नहीं किया गया था ऐसी बात नहीं है। हिफाजत का इंतजाम कर दिया गया था। जहां तक मैं जानता हूं, थाने के ओसी भी आकर बीच बीच में नजर रखा करते थे। हिफाजत में कोई भी समझौता नहीं किया गया। अगर अच्छी तरह से किया गया था तो फिर यह वाकया हुआ कैसे? यही तो मैं समझ नहीं पा रहा हूं। शायद कहीं न कहीं कुछ तो गड़बड़ थी, नहीं तो ऐसा वाकया कभी नहीं होता। इसीलिए तो मैं कहना चाहता हूँ कि हुकूमत का ये कदम गलत था। डॉक्टर श्याम को महमिल करने के लिए उन्हें म्यूजियम तक बुलाना चाहिए था, क्योंकि वहाँ पूरी तरह से हिफाजत का इंतजाम रहता है। अब अगर हम इस बात को लेकर झगड़ा करेंगे तो इस बात का कोई फैसला नहीं कर पाएंगे। जानता हूँ, जो भी हो गया वो बड़ी गमज़दा बात है। अभी हमें जैसे भी हो मुजरिम को पकड़ने के लिए कोशिश करनी चाहिए। पहले पुलिस क्या करती है ये देखते हैं। नहीं, मैंने एक दूसरा फैसला किया है, इसलिए मैं शुरू से ही आप लोगों को साथ में लेकर ये तहकीकात कर रहा हूँ। सर, मैं आपकी बात नहीं समझा। ये मैं बाद में बताऊंगा। मैं आप लोगों को अभी रुखसत करना चाहता हूँ। अच्छा, हम चलते हैं। तो ठीक है, गुड। हम चलते हैं। ए दिलीप, कुमार साहब आए। उठो उठो। दिनेश, कुमार साहब आए। लीजिए कुमार साहब। तुम लोगों को अक्ल है या नहीं? चारों तरफ हंगामा मचा हुआ है और तुम लोग यहाँ आराम से सो रहे हो। हालात देखकर काम नहीं कर सकते हो? जब मुसीबत में पड़ोगे तब पता चलेगा। कुमार साहब, रात को नींद नहीं आई, बैठे बैठे बोर हो रहे थे। मैंने सोचा मैं अगर पहरा दूं तो ये दोनों कुछ वक्त सो सकते हैं, इसलिए मैंने ही इन दोनों को सोने के लिए बोला। एक दिन बिना सोए गुजार नहीं सकते हो? एक दिन नहीं सोने से कुछ नहीं होता। कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं है, इसीलिए कहता हूँ एहतियात से रहो। जी। एहतियात से रहने वाले को कभी खतरा नहीं होता है। जी कुमार साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आज रात हमें एहतियात से रहना पड़ेगा। पर कुमार साहब, बिना कुछ बताए आप यहाँ? कोई जरूरी काम था क्या? हाँ है, इसलिए तो आया हूँ। आज दिन भर तुम लोग कहीं मत निकलना। निबेन, शाम को तुम मुझसे मिलने आना, लेकिन याद रहे
आते वक्त होशियारी से आना। जी कुमार साहब, और एक बात है, दिनेश का क्या करेंगे? उसे जाने देंगे या यहीं पर रखेंगे? ये तुम लोगों के साथ ही रहेगा। इसके साथ लेन देन की बात करनी है। लेन देन किए बिना इसे कैसे जाने देंगे? इसने बहुत मेहनत की है, इसे इसकी कीमत मिलनी ही चाहिए। मैं इसके साथ बेईमानी नहीं कर सकता। कुमार साहब, आप अगर मेरे साथ लेन देन की बात खत्म कर दें तो मैं कुछ दिनों के लिए विलायत जाना चाहता हूँ। हालात सुधरने के बाद मैं लौट आऊंगा। ठीक है, मैं तुम्हारा हिसाब कर दूंगा। तुम्हारा हक तुम्हें जरूर मिलेगा। लेकिन एक बात है, अगर तुम चाहो तो मेरा और एक काम कर सकते हो। इसके लिए तुम्हें अलग से रुपया भी मिलेगा, जो विलायत में तुम्हारे काम भी आएगा, अगर तुम चाहो तो। और हाँ, मैं तुमसे जबरदस्ती नहीं करूंगा। कुमार साहब, अगर तुम्हें नहीं करना है तो कोई बात नहीं। तुम्हें हाँ या ना मुझे अभी कहने की जरूरत नहीं है। आराम से सोच लो। सोचने के लिए मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। दिलीप, निपेन जी। इसका ख्याल रखना। जी कुमार साहब। इसे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। दिनेश, मुझे मूर्ति दे दो। जी। बहुत ही अच्छी है। दिनेश जी। तुम शायद ये सोच रहे हो कि मूर्ति लेने के बाद मैं तुम्हें पैसा नहीं दूंगा। ऐसा कभी मत सोचना। नहीं कुमार साहब, मैं ऐसा क्यों सोचूंगा? ठीक है, अब मैं चलता हूं, लेकिन तुम लोग एहतियात से रहना, चारों तरफ नजर रखना। जी कुमार साहब। अच्छा हुआ उन्होंने मूर्ति अपने जिम्मे में ले ली। अब हमें कोई तनाव नहीं। हाँ, हम बच गए। हम अगर कुमार साहब को मूर्ति देने जाते तो शायद पुलिस से हम पकड़े जाते और जेल की चार दीवारी के अंदर अपनी जिंदगी बिताते। हाँ, ये सही है, उन्होंने खुद ले ली, बहुत अच्छा किया। लेकिन अगर वो मेरा हक मुझे ना दे तो? दिनेश, कुमार साहब कभी गद्दारी नहीं करेंगे। इतने दिन से हम उनके साथ हैं, हम उन्हें अच्छी तरह से जानते हैं। ऐसी बातें दोबारा से मत सोचना। मैं एक बात नहीं समझ पाया, देवजीत हमें डॉक्टर श्याम के घर क्यों ले गया? मामला पुलिस का है, लेकिन मुझे और आपको वहां ले जाने का क्या मतलब है? मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया। अमल, सुबह देवजीत ने मुझे फोन किया था, तब मैं टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज देख रहा था। फोन रिसीव करके कुछ कहने से पहले ही उसने कहा, आप और अमल जल्दी आ जाइए, डॉक्टर श्याम के घर जाना है। तब मैंने तुम्हें फोन किया और हम दोनों उनके साथ डॉक्टर श्याम के घर गए। यहाँ तक तो मालूम है, लेकिन हमें साथ में ले जाने का मतलब समझ में नहीं आया। मुझे थोड़ा शक है, शायद ये मामला हमारे हवाले हो सकता है। नहीं तो शुरू से ही हमें साथ लेकर तफ्तीश नहीं करते। क्या मेरा अंदाजा सही हो सकता है अमल? सही कहा, क्योंकि हमने कुछ दिन पहले चोरी की मूर्तियों के एक बैनुल अक़वामी ताजिर को गिरफ्तार किया था ना, तो मुल्क के कानून के जरिए ऐलान किया था। ये बात वो भी जानते हैं। इसीलिए शायद हमें साथ लेकर कुछ मंसूबा बनाना चाहते हैं। इस मामले के साथ उस मामले का क्या ताल्लुक है, वो जानना चाहते हैं। अब तुम्हारा क्या कहना है? अगर उन्होंने हमसे कुछ सबूत मांगे या मामला हमारे हवाले किया तो हमें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए डॉक्टर श्याम बहुत अहम थे। इसलिए हमें कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। पहले देवजीत क्या करते हैं वही देखते हैं, बाद में हम अपना फैसला लेंगे। बेचारी सुनंदा पर मुझे रहम आता है। अब इस दुनिया में वो अकेली हो गई है। बचपन में उसकी माँ गुजर गई, अब उसके वालिद। अब ये दुख वो कैसे भूल पाएगी, ये तो भगवान ही जानता है।
असलियत क्या है जानते हो अमल? इस दुनिया में कब किसे क्या हो जाएगा किसी को पता नहीं होता है। उन्होंने शायद सोचा भी नहीं था कि गणेश जी की मूर्ति घर में लाकर तहकीक करने से कोई उन्हें मारकर मूर्ति चुरा कर ले जाएगा। उन्होंने कभी नहीं सोचा था। अगर सोचा होता तो वो घर में मूर्ति लाकर कभी ये काम नहीं करते। लेकिन एक बात सच है, डॉक्टर श्याम की मौत से हमारे महकमे का गहरा नुकसान हुआ है। मुझे पुलिस महकमे पर गुस्सा आ रहा है। इतनी पुरानी मूर्ति, वो भी सोने की, डॉक्टर श्याम को घर ले जाकर तहकीक करने देना मेरे ख्याल से गलत था। अगर मुनासिब पहरा दिया होता तो मुझे कुछ कहना नहीं पड़ता। मेरे ख्याल से पहरा सख्त नहीं था। सख्त होता तो ये कभी नहीं होता। इसके लिए पुलिस महकमा जिम्मेदार है। लेकिन ये बात देवजीत से सीधे कह देना मेरे ख्याल से ठीक नहीं होगा। चलो छोड़ो, जो सच है मैंने वही कहा। उन्हें कहकर मैंने कुछ गलत नहीं किया। हेलो, हाँ जी कहिए। ऐसा है क्या? ऐसी बात है क्या? ठीक है मेरे साथ अभी अमल भी है। ठीक है, मैं निकलता हूँ। किसका फोन था? देवजीत का। हमें जल्दी बुलाया है। कहा है कुछ जरूरी बात है। कौन सी जरूरी बात है मुझे पता चल गया है। अगर उन्होंने मामले को हमें ही सौंपना चाहा तो अच्छी बात है। हम मुलजिमों को पकड़कर कानून के हाथों में सौंप देंगे। हमें वो भी करना होगा। मगर ऐसे ही डॉक्टर श्याम जैसे आदमी हम लोगों के बीच से जाते रहेंगे तो हिंदुस्तान के लोग सारी दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे? तुम सही बात कह रहे हो अमल, बिल्कुल सही। प्रोफाइल्स देखो फिर मिलो, टू मच टेंशन।